स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी समझाने वाले हैं जो लालच, अकेलापन, पैसों की भूख और मजबूरी में किए गए फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की जो लोगों को पैसे उधार देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उसके सारे रिश्ते, उसका सम्मान और उसका सुकून सब खत्म हो जाता है। ये कहानी है साल 2006 में आई एक इटालियन कॉमेडी ड्रामा मूवी द फैमिली फ्रेंड की, जिसे हम बिना किसी आपत्तिजनक विवरण के आसान और स्पष्ट हिंदी में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत एक समंदर तट से होती है, जहां एक नन का सिर रेत के बाहर दिखाई देता है और उसका पूरा शरीर रेत में दफन किया गया होता है। ये काम 2 अज्ञात लोगों द्वारा किया गया था, जिनकी पहचान उस समय सामने नहीं आती। कुछ दिन पहले इसी समंदर तट पर अंजेलियो नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन उसके पास शादी की इन तैयारियों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। इस बात से सबसे ज्यादा परेशान उसकी पत्नी होती है और साथ ही उसका साला भी इस स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं रहता। उसी इलाके से थोड़ी दूरी पर जेरेमी नाम का एक व्यक्ति रहता है जो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की देखभाल करता है। जेरेमी अपनी माँ की जिम्मेदारी से परेशान रहता और फिलहाल उसका जीवन पूरी तरह से बोझ बन चुका है। दरअसल जेरेमी एक बूढ़ा, साधारण और दिखने में आकर्षक न लगने वाला दर्जी है। वह शादी करना चाहता था और इसी कारण वो अपने से काफी छोटी उम्र की लड़कियों की तलाश करता रहता है। इसी वजह से उसके लिए रोमानिया की 22 साल की एक विधवा लड़की अलीना को ढूंढा जाता है। हालांकि जेरेमी को ये बात परेशान करती है कि अलीना इटालियन भाषा नहीं बोल सकती, लेकिन उसे समझाया जाता है कि इस उम्र में शादी के लिए लड़की मिलना ही बहुत बड़ी बात है। जेरेमी अलीना को अपने घर ले आता है और उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। वह उसे बताता है कि सिर दर्द होने पर वह आलू को रुमाल में बांधकर सिर पर रखता है। वो यह भी बताता है कि लोग हमेशा उसके हाथ के घाव के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस घाव के पीछे क्या कहानी छुपी है। कुछ देर बाद अलीना उसे पानी लाने के लिए भेजती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह वहां से भाग जाती है। अलीना के चले जाने से जेरेमी की सारी उम्मीदें टूट जाती है और वह पूरी तरह निराश हो जाता है। जेरेमी असल में एक कंजूस और लालची व्यक्ति है। वो लोगों को पैसे उधार देता है और धीरे धीरे उनके जीवन में इस तरह दखल देने लगता है जैसे वो उनका बहुत करीबी दोस्त हो। लेकिन क्योंकि लोग उससे पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता। एक रात एक नन जेरेमी के घर पर एक बर्तन छोड़ जाती है। ये देखकर जेरेमी की माँ कहती है कि उसे नहीं पता ये नन इसे कहाँ से ले आई। जेरेमी कहता है कि नन चोरी नहीं करती, लेकिन उसकी माँ जवाब देती है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में गलत करता है और हर कोई अपने जीवन से खुश नहीं होता। ये बात जेरेमी के मन में गहराई से चुभ जाती है। उधर अंजेलियो की बेटी लौरा एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीत जाती है। उसकी माँ और उसका चाचा इसलिए ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें इनाम की रकम मिलने वाली थी। कुछ समय बाद अंजेलियो को जेरेमी के बारे में पता चलता है कि वह सिर्फ पैसे उधार देने वाला ही नहीं, बल्कि वो लोगों का पारिवारिक मित्र भी बन जाता है। ये बात अच्छी भी थी और बुरी भी, क्योंकि जेरेमी जरूरत न होने पर भी परिवार के मामलों में दखल देने लगता। जेरेमी की एक ग्राहक डोना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहती है। जेरेमी अपने आदमियों के साथ उसके घर जाता है और वहां से सारे गहने और कीमती सामान ले जाता है। उसकी लालच यही खत्म नहीं होती और वो डोना से वो अंगूठी भी छीन लेता है जिसे वो किसी भी हाल में संभाल कर रखना चाहती थी। जेरेमी का फ्यूरियो नाम का सिर्फ एक ही दोस्त है और वो एक काउबॉय की तरह घूमता रहता। उन दोनों के बीच दोस्ती भी एक अजीब रिश्ते जैसी थी, जहां भरोसा और शक दोनों साथ चलते। एक दिन अंजेलियो जेरेमी को अपने घर पैसे की बात करने के लिए बुलाता है। वही जेरेमी की मुलाकात लौरा से होती है और वह धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। लौरा ये बात समझ जाती है और इसलिए वो जेरेमी से दूरी बनाए रखती है। जैसे ही जेरेमी अंजेलियो को पैसे देता है, वह जबरदस्ती उनका पारिवारिक मित्र बनने लगता है और लौरा की शादी की तैयारियों में अपनी राय देने लगता है। ये बात लौरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो जेरेमी को अपमानित करती है। बाद में लौरा को पता चलता है कि उसके पिता ने जेरेमी से पैसे उधार लिए हैं। अब शादी का दिन नजदीक था और लौरा की माँ जेरेमी से मदद मांगने आती है। वहीं दूसरी तरफ लौरा अपने पिता को इस परेशानी से निकालने के लिए जेरेमी से सौदा करती है। जेरेमी ब्याज की रकम को 100% से घटाकर 12% करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता को इस मुसीबत से बचाने के लिए लौरा को मजबूरी में जेरेमी की शर्तें माननी पड़ती है। शादी के दिन फ्यूरियो ये समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो देखता है कि शादी के दौरान लौरा और जेरेमी दोनों ही रो रहे।
फ्यूरियो को ये भी डर सताने लगता है कि अगर जेरेमी को उसका पैसा वापस नहीं मिला तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जेरेमी इतना निर्दयी हो चुका था कि वो एक 70 साल की बूढ़ी महिला को भी मरवाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका पा रही। जेरेमी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि उस बूढ़ी महिला की मौत के बाद उसका पोता पूरी तरह अकेला रह जाएगा। जब जेरेमी अपने आदमियों के साथ उस बूढ़ी महिला को मारने की तैयारी करता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है और इस वजह से जेरेमी अपनी योजना पूरी नहीं कर पाता। कुछ समय बाद मोंटानारो नाम के एक व्यक्ति का सहायक जेरेमी से मिलने आता है और उससे बहुत बड़ी रकम उधार लेने की बात करता है। इतनी बड़ी रकम देने के बारे में जेरेमी ने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। शुरुआत में जेरेमी मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है कि वह किसी को इतनी बड़ी रकम नहीं देगा, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि मोंटानारो किसी और से पैसा उधार ले लेगा और 2 महीने में दोगुनी रकम लौटा देगा तो जेरेमी का लालच फिर से जाग जाता है। जब फ्यूरियो को इस सौदे के बारे में पता चलता है तो वह जेरेमी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे इस सौदे के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। फ्यूरियो ये सलाह इसलिए देता है क्योंकि वह खुद को जेरेमी का दोस्त मानता है, लेकिन जैसे ही फ्यूरियो अपने आप को जेरेमी का दोस्त कहता है, जेरेमी साफ शब्दों में कह देता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। उधर जिस बूढ़ी महिला को जेरेमी मरवाना चाहता था उसे फ्यूरियो ने बचा लिया था और उसे अपने ही घर में छिपा रखा था। उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए फ्यूरियो कहता है कि वो ये सब छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता है। एक दिन जेरेमी को पता चलता है कि जिस लड़की अलीना से वो शादी करने वाला था उसने किसी और बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। तब जेरेमी को एहसास होता है कि कोई भी लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि लोग उसे एक घिनौना और बदसूरत इंसान मानते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर जेरेमी लौरा से माफी मांगने जाता है, लेकिन लौरा उसे वहां से चले जाने को कह देती है। यहाँ तक कि वो कह देती है कि जेरेमी को अपनी जान ही दे देनी चाहिए। यह सब सुनने के बाद जेरेमी वहां से चला जाता है और मोंटानारो को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए भी हाँ कर देता है। इसके बाद मोंटानारो जेरेमी को 2 लड़कियों के पास भेजता है ताकि वो उनका मनोरंजन कर सके, लेकिन यह बात जेरेमी और फ्यूरियो दोनों को पसंद नहीं आती और वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अंजेलियो जेरेमी की दुकान पर आता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार के दौरान जेरेमी लौरा की देखभाल करने का नाटक करता है, लेकिन लौरा अच्छी तरह जानती थी कि जेरेमी अभी भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद जेरेमी फिर से लौरा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है। लौरा साफ शब्दों में कह देती है कि वह जेरेमी से प्यार नहीं करती। इसके बाद लौरा उसे बताती है कि जब वो अपनी माँ को ये बता रही थी कि वह गर्भवती है, उसी समय उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। लौरा खुद भी नहीं जानती होती कि बच्चे का पिता उसका पति है या जेरेमी। उधर जिस बूढ़ी महिला को फ्यूरियो ने बचाया था वह लॉटरी में हजारों यूरो जीत जाती है और जेरेमी का सारा पैसा लौटा देती है। जेरेमी अब बस यही सुनना चाहता था कि लौरा उससे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि दुनिया में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। एक रात जब जेरेमी अपनी माँ के साथ घर पर होता है तभी लौरा अचानक वहाँ आ जाती है। उसे देखकर जेरेमी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद लौरा बताती है कि वो कभी भी जेरेमी से प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे उससे नफरत और घिन आती थी, लेकिन अब उसे जेरेमी के लिए बुरा लगने लगा है और इसी वजह से वो उससे प्यार करने लगी है। लौरा ये भी कहती है कि वह इस प्यार से भागना नहीं चाहती और हमेशा जेरेमी के साथ रहना चाहती है। शुरुआत में जेरेमी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन लौरा से मिलने के बाद वो इतना खुश हो जाता है कि अपनी माँ को नर्सिंग होम भेजने और लौरा के साथ नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाने लगता है। जेरेमी की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि लौरा के आने के बाद वह पूरी तरह बदल गया है और ये प्यार उसे बर्बाद कर देगा। लौरा ये सब सुन रही थी, लेकिन जेरेमी इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। जेरेमी बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लेता है और मोंटानारो को देने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वो लौरा के साथ वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जेरेमी को ये नहीं पता होता कि लौरा और फ्यूरियो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों मिलकर उसके पैसे लेकर भागने वाले हैं। जब जेरेमी को सच्चाई का पता चलता है तो वह अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वह उससे मिल नहीं पाता। रात के समय सड़क पर घूमते हुए जेरेमी को मोंटानारो और उसके आदमी अजीब कपड़ों में दिखाई देते हैं। वह बंदूक लेकर उनके सामने जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वे सभी अभिनेता हैं जिन्हें फ्यूरियो ने पैसे देने का वादा किया था। फ्यूरियो कई महीनों से ये पूरी योजना बना रहा था। इस योजना में जेरेमी के दोनों आदमी और लौरा भी शामिल है, लेकिन फ्यूरियो उन अभिनेताओं को भी धोखा देकर उनका पैसा लेकर भाग जाता है। अंत में जब जेरेमी अपनी माँ के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है।
उनके अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल नहीं होता और वह हमेशा के लिए पूरी तरह अकेला रह जाता है। उसे अपने पिता की याद आती है जो बिल्कुल उसी की तरह थे। पिता और पुत्र दोनों ने इतने गलत काम किए कि दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिल्म की कहानी का अंत इस कड़वे सच के साथ होता है कि जेरेमी बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होता और अपनी पूरी जिंदगी लालच में ही गुजार देता है। तो दोस्तों, ये मूवी हमें दिखाती है कि जब इंसान की जिंदगी में पैसा सबसे ऊपर आ जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी इंसानियत, रिश्ते और सुकून सब कुछ खो देता है। जेरेमी जैसे व्यक्ति को लगता है कि पैसा ही ताकत है और उसी के सहारे वह लोगों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते यह साफ हो जाता है कि पैसा किसी का प्यार, सम्मान या अपनापन खरीद नहीं सकता। ये कहानी ये भी बताती है कि जो इंसान दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है, एक दिन वही मजबूरी उसे पूरी तरह अकेला छोड़ देती है। जेरेमी के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो दिल से उसका अपना हो। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान पैसा कमाने में इंसान होना भूल जाए तो अंत में उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।